हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। आज आपकी गुड सही लग कल से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो ओरिएंटेशन हुआ था, कोई और बच्चे परसों, हाँ वेडनेसडे तो आपका ओरिएंटेशन हुआ था बच्चों। उसके अलावा कोई और न्यू बच्चे इस बैच में? तो परसों ओरिएंटेशन के अलावा आप ओरिएंटेशन में नहीं थे बच्चा? आप भी नहीं थे? हाउ मेनी ऑफ यू नहीं थे ओरिएंटेशन में? प्रॉपरली रेज योर हैंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहली बात तो जो अ वेरी वार्म वेलकम टू देम जो कि उस दिन नहीं थे, ठीक है। मैं एक मिनट आपसे बैच कोड याद हो गया आपको? AN 181। चलो, अब आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर अर्पना सिंह। मैं आपकी जूलॉजी की क्लासेस लूँगी बच्चों। तो जो भी ओरिएंटेशन में नहीं थे, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू विद्यापीठ। आपके ऐप पे ऐप एक्स, अच्छा सबसे पहले बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा, इस बैच कोड के अलावा कोई भी दूसरा बच्चा इस बैच में तो बैठा है? इस बैच कोड के अलावा कोई भी दूसरा बच्चा इस बैच में तो बैठा है? प्लीज चेक योर आईडी कार्ड्स। कोई भी हो जो किसी भी कारण से, क्या हुआ, क्या मांग रहे हो? फिर जल्दी, फिर क्या वेट कर रहे हो? पानी बॉटल नहीं लाओगे अपनी? तो AN 181 का कोई भी इस बैच कोड के अलावा कोई भी दूसरा बच्चा जो यहाँ बैठा हो, प्लीज चेक योर आईडी कार्ड। किसी भी दिन रैंडम, क्योंकि अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि बच्चे मिक्सअप हो जा रहे हैं, कई बार रैंडम आईडी कार्ड्स चेक हो जाते हैं बच्चों। CI आता है, वो रैंडम आईडी कार्ड चेक करता है। कोई भी अगर ऐसा है किसी भी दिक्कत के कारण, या तो बिना आईडी कार्ड के बैठा है, या इस कोड के अलावा अगर उसके आईडी पे आईडी कार्ड है, तो फिर वो इस कार्ड नहीं क्लास में लाओ। तो आई होप सब लोग इस बैच के हैं। उसी चीज़, सबके पास बैच एक्सेस है? सबके पास बैच एक्सेस है? कोई दिक्कत बैच एक्सेस में? किसी कोई भी ऐसा हो जिसके पास बैच एक्सेस नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। तो बैच एक्सेस अगर आपके पास है तो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिन बच्चों ने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया बच्चों, तो बैच एक्सेस का आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पे ओरिएंटेशन भी डली हुई, ओरिएंटेशन की वीडियो है वो उसके अंदर डली हुई है। ओरिएंटेशन बेसिकली इज़ अ मेथड कि हम आपको बताते हैं कि पीडब्ल्यू से क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। पीडब्ल्यू में बहुत सारे एडटेक वाले ऐप्स हैं, ऐप के अंदर फीचर्स हैं जिनको कि आप अपनी पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते। आपका जो बेसिक चीज़ आपको करनी है वो यही है, पेन और रजिस्टर वाली पढ़ाई है, पेन एंड कॉपी, पेन एंड पेपर वाली। कि उस दिन जब ओरिएंट हुआ था तो मैंने बहुत एक बेसिक सी बात आपको बताई थी कि ऑनलाइन तो मैं जो टिश्यू पढ़ाऊंगी उससे बढ़िया टिश्यू विथ 3D 5D 7D डायग्राम्स ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, ऑनलाइन टिश्यू स्लाइड्स भी हो सकता है।
मल्टीपल टीचर्स हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन आपको कंपैरेटिवली रेट पे मिल भी जाता है। बट स्टिल बच्चे नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑफलाइन प्रेफर, क्यों? मोस्टली बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मैंने आपको सबसे सिंपल बात बताई थी कि मान लो कि कुछ टॉपिक है जो कि मैंने आपको पढ़ाया, हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आई, कुछ आपको समझ नहीं आई। समझ आ गई वो तो वेरी वेल एंड गुड, आप उसको आगे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नहीं समझ आई, अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा उस पर ऑनलाइन लेक्चर को देख सकते हो ना। बट वो ऑनलाइन लेक्चर चेंज, वो तो वही रहेगा जो आपने परचेज। बट ऑफलाइन का यही बेनिफिट कि चीज़ों को अभी आप पहली बार पढ़ोगे। मैं तो ये भी मान के चल रही हूँ कि मैं आपको सेल बोलूँ तो आप ये वाला सेल ना लिख के आप ये वाला सेल लिख दो, आप ये सेल लिख दो, मैं इस सेल की बात कर रही हूँ, आप ये वाला सेल पर, है ना। बट ये वाला सेल नहीं है, बायोलॉजी में सेल चाहिए वो ये चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको मेरे को इतने बेसिक से पढ़ा है, हो सकता है आपके बैच में बच्चे ऐसे भी हो तो उनको लगे कि हमें तो सारा आता है। वेरी गुड, इट इन योर मार्क्स। पहला टेस्ट होगा, अगर आपको 6 से थोड़ा ऊपर आता है तो आपके मार्क्स में दिख जाएगा, मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। बट हम जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे दैट विल बी फ्रॉम द बेसिक टिल वॉट एवर इज नीडेड फॉर द, वो चीज़ आपको यहाँ, आपको जब चीज़ें समझ नहीं है तो आपके डाउट क्लासेस हैं, आपके मेगा डाउट्स हैं, आप वन ऑन वन टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो ताकि हम आपके डाउट्स को क्या करें, क्लियर करें। यही तो ऑफलाइन टीचिंग का बेनिफिट, यही बेनिफिट आपको लेना है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आए, आपको चीज़ समझाने में मान लो कि ऐसा लग रहा है फास्ट हो गया था थोड़ा, मैं मिस हो गया कोई चीज़, तो हेजिटेट एकदम नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ यही, ऑफलाइन टीचिंग में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, हेजिटेशन लो। मतलब कोई भी टीचर कैसे भी आपको लग रहा हो कि नहीं पर डांट सकते, डरावने हैं के ऊपर सोना, आपका बेसिक जो फंडा है कि मेरे डाउट्स क्लियर होने, आपको 4 बार पढ़ना पड़े 5 बार पढ़ना पड़े, आप मेगा डाउट में आओ, आपको बताया था कल ही मेगा डाउट है, आप कल ही आ सकते हो, तो आज ही आपकी पढ़ाई शुरू, आप चाहो तो 10 से 1 कल आ सकते। आप मेगा डाउट में आओगे, आप देखोगे सारे टीचर्स एक रूम में बैठते हैं और वहाँ पे आप किसी भी टीचर से डाउट पूछ सकते, केमिस्ट्री वाले सर से, मतलब फिजिक्स वाले सर से, फिजिक्स के 4 टीचर्स हैं, 3-4 हैं, बायो के जूलॉजी बॉटनी टीचर्स होंगे, जिनकी क्लासेस नहीं होंगी, सैटरडे क्लासेस भी होती है, इसके अलावा टीचर्स आप डाउट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी, एकदम विदाउट हेजिटेशन, आ रहा जो समझ नहीं, पाइल अप नहीं करना कि मैं टिश्यू पढ़ा रही हूँ और टिश्यू में इतना सारा डाउट आ गया, मैं ब्रीदिंग पे चली गई और फिर आप आ रहे हो मैम टिश्यू में इतना सारा डाउट, में जो डाउट था वो टिश्यू पढ़ाते टाइम ही क्या क्लियर होना। आपको लगता है ऐसे ये बच्चे, मैं फर्स्ट टाइम आप ही के बैच में ये बातें बोल रही हूँ, या आपसे पहले या आपसे आने वाले बैचेस में बातें नहीं जाती होंगी, बोली जाती हैं? क्या पूरा बैच एक साथ क्वालिफाई कर जाता है इतनी बातें सुन? नहीं करता ना, कभी करता होगा? ऐसा तो नहीं है सर। इवन जो टॉपर रैंकर बैचेस इस तरह के बाद में बनते हैं, बाद में आप ही लोगों में से जो हमें लगेगा ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहा है, सिंसियर है, क्योंकि एक लेवल पे मार्क्स कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, जिनको कि हम उठा के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं कि ठीक है ये 4 घंटा क्लास कर रहे हैं, 4 घंटा क्लास करो और 3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रुको। ऐसे बच्चों को जब हम सेलेक्ट करके बाहर करते हैं, और क्लास में वैसे 15-20 बच्चे हैं, उन 15-20 में से भी कोई टॉप पे होते हैं और कोई बॉटम पे। हाँ, बॉटम मतलब वो टॉप के बॉटम पे होते हैं, तो दैट मीन्स कि बातें सुना अभी सब रहे हैं, हमेशा ही सुनते हैं, बट उसको फॉलो तो कर, और 11 से जो फॉलो कर लेता है ना, मतलब ये सबसे पहले मैं क्लास में बताती हूँ, मतलब मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट, ऐसी बैठ के तैयारी करती थी, ऐसी क्लासरूम से बैठती थी ना, ऐसी कोचिंग्स भी होती, PW तब नहीं, देयर वर अदर कोचिंग, ऐसे ही बैठते थे क्लासरूम में, थे टीचर आते हैं, फिर एग्ज़ाम हमने दी, बाद क्लियर किया,
किया, सारी चीज़ें बाद से पढ़ा। तो ऐसे तब से ये जर्नी में मैंने देखा है इस तरह की बातें हमेशा सब बोलते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, अब तो ऑनलाइन भी है, सब होता है। बट इतना सब कुछ बोलने और सुनने के बाद भी सारे बच्चे उसको फॉलो नहीं, और वही रिजल्ट में डिफरेंस, वही डिफरेंस जाता है। इतने सारे बच्चों में मेरे को नहीं पता चलेगा कि मैं एपिथेलियल पढ़ाया और कनेक्टिव पढ़ाया, मेरे को शक्लें देख लगेगा सबको ही समझ आ रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कोई आंसर करेगा, कोई आंसर नहीं करेगा, तब एक तरीका है कि मेरे को पता चले कि डाउट्स है। बट इस लेवल पे जब आप पढ़ाई शुरू हो जाती है, ये 9th-10th का लेवल नहीं है, जब प्रोफेशनल नीट के लिए आप पढ़ाई शुरू करते हो, भी वास्ट है। उसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। तो उस टाइम में छोटे बच्चों की तरह इस तरह का बहुत बार पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन मैं एक एक से सबसे डाउट पूछूं। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट्स है या आपको कोई दिक्कत, कैसे पता चलेगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट्स है, आपको दिक्कत? हाँ, शांति से, सामने से, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग। और कोई टीचर ऐसे नहीं बोलेगा पीडब्ल्यू में, श्योर्ड ऑफ दैट, कोई टीचर नहीं बोलता ये क्या डाउट पूछ लिया, मैं नहीं बताऊँ, मैं नहीं बताऊँ, कोई नहीं पूछता। तो हमें पता, आप 11th के बच्चे हो, जैसे आपने नर्सरी में अल्फ़ाबेट पहली बार पढ़ा था, ABCD, और फिर उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सीखा था। वैसे ही आप मान लो कि मेडिकल की पढ़ाई का बेसिक, मेडिकल की पढ़ाई का ABCD यहाँ से शुरू, द वेरी बेसिस ऑफ द मेडिकल स्टडी यू आर गोइंग, स्पेशली जूलॉजी। कितनी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएं, कितनी टफ हो जाए, आप न्यूरो सर्जरी के लिए PG पढ़ रहे हो, MCH कर भी कर रहे हो, स्टमक तो लेफ्ट में, लंग्स तो पेयर्ड ही रहेंगे, ओवरी पेयर्ड ही रहेगी, मेल गोनाड टेस्टिस ही रहेगा, ये बेसिक्स तो हमेशा यही रहे। और अगर ये बेसिक्स आपको आते हैं तो आप आगे की पढ़ाई क्या करोगे, आप कहोगे मैम जूलॉजी के लिए जान लगा दो, 180 में 100 करोगे ना, आगे भी यही पढ़ना है मैम, ये तो रट जाएंगे मैम, फिजिक्स तो नहीं पढ़ना ना आगे मैम, चीटिंग कर सकते। एक भी सब्जेक्ट में अगर आपने चीटिंग, तो आप ही की तरह 11th क्लास में नीट के 27 अपीयर करने लाखों बच्चे हैं जो बिना चीटिंग किए हुए हर सब्जेक्ट, ये लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है आपको डायरेक्टली आगे हेल्प ना करे, इनडायरेक्ट वे में वो ज़रूर आगे हेल्प करती है, और आगे क्या हेल्प करती है वो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो आपको नीट क्लियर करने, मैं बच्चों को सबसे पहले यही कहती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है, जूलॉजी वगैरह में आता है, बायो के सब्जेक्ट्स में आ जाता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स मेडिकल वाले बच्चों को मोस्ट ऑफ द, मैं ये नहीं हाँ बैठे हुए किसी बच्चे का फिजिक्स, बहुत बढ़िया बात है, अगर फिजिक्स है, मैथ्स है, तो हैव अ एज ओवर द अदर्स, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मेडिकल में हमें को मिलता है डाउट है, ये ऐसी करके प्रॉब्लम हो, अगर वो अच्छा है तो आपका एज है। मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जिनमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्कोर कर रहे हैं, समझ आ रहा है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही, 2-3 बार सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, टीचर्स से डाउट ज़्यादा नहीं पूछना पड़ रहा, अपने आप चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं, उन सब्जेक्ट्स की तरफ उनका लाइकनेस होता है और दूसरे सब्जेक्ट को वो छोड़ने लगते हैं। मेडिकल ऐसा बैलेंस्ड एग्जाम है, नीट ऐसा बैलेंस्ड एग्जाम है कि आपने एक सब्जेक्ट भी अगर छोड़ा तो उसमें कम स्कोर किया तो आप टॉपर छोड़ो, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। और कोई ऐसी स्कीम है कि 3 सब्जेक्ट एक साल कर लो और एक सब्जेक्ट बाद में कर लो, या 2 एक साथ कर लो? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आपको चारों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, चारों में मेहनत भी एक साथ कर, और जूलॉजी में मान लो कि आपको दिक्कत हो रही है, जूलॉजी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर मेहनत ज़्यादा करनी है। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है उस टाइम को क्या करना है,
पढ़ा देना है, मेहनत कंसिस्टेंट करनी है। अब ये डाउट की बात और आपको मेहनत। अब दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं बिल्कुल बोल रही आपको कि कल से 12 घंटा करना है ना, 12 घंटा पढ़ लेना, पढ़ ही नहीं पाओगे ना। अभी तो आप 10 से आए हो, अभी तो आपका बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया। बिहार बोर्ड का क्या, बिहार बोर्ड 10 रिजल्ट्स आर आउट, बाकी तो नहीं आया। सीबीएसई आईसीएसई आई थिंक मे फर्स्ट वीक, तो वीक सेकेंड वीक एक्सपेक्ट। तो अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना बच्चे, तो अभी तो उस माइंडसेट में आ जाना, यही बहुत अच्छी बात है। यू आर स्टार्टिंग, बहुत अच्छी बात है, यू आर स्टार्टिंग कि यही चीज़ें तो 11th में जुलाई में हमारे पास बैच आएगा, उनको भी हमको यही पढ़ाना है, पर उनके सिलेबस को आपके 15 दिन बाद ही खत्म। बैच भले ही वो 2 महीने बाद बनेगा, पर सिलेबस उनका आपके 15 दिन बाद ही खत्म। पढ़ाना सेम है, मतलब उनको इसी चीज़ को पढ़ाने और समझाने के लिए हमें टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो उनको मेहनत थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, जुलाई में आके वो सोचेंगे कि हम अभी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करें। तो आप थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो चल, पर स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देना है। डेली जो पढ़ रहे हो आज, हाल आप हो सकता है आज एक पैराग्राफ पढ़ो चाटी में, या 4 लाइन पढ़ो या 10 लाइन पढ़ो या एक पेज पढ़ो, उसको रिवाइज करना है। और कुछ एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो उस क्वेश्चन करना इज ये स्टार्ट जरूर। शुरू में 1-2 घंटे का सेल्फ स्टडी पढ़ा के 2-3-4 फिर 4-5 अकॉर्डिंग टू द नीड आप इस स्टडी आवर को कैसा आपको ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे। बहुत अच्छे टाइम पे आपने ज्वाइन किया, बहुत सही टाइम में आप 11th के कवर अप। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी, एक दिन एकदम जोश 7-8 घंटे पढ़ लिए और 4 दिन फिर बाहर पढ़ गए, 4 दिन फिर पढ़ने गई पढ़ ली। ये चीज़ आप वो जो 7-8 घंटे उसको 4 दिन में डिवाइड कर, वो ज़्यादा नीट के लिए क्या है, अगल बगल देख लो आप ही के आसपास के बच्चे नीट 2027 में बैच से, और वो वही बच्चे, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपका एक सिंसियर एफर्ट, डेली पढ़ाई आपकी, पढ़ाएंगे तो हम, आप पढ़ाएंगे हम, जे नहीं आएंगी दोबारा बताएंगे, बट आपको बस प्रैक्टिस कर रहा है। और आपको अभी बैच गार्जियन आपके बैच का बता देंगे, बैच गार्जियन को आप जो भी आपका एकेड नॉन आप बता सकते, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को तो बताइए, आपकी पढ़ाई अच्छी। चलो अब आ जाते हैं ये तो आपकी ओवरऑल बातें हो गई। नाउ लेट्स कम टू द ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी जो सिलेबस है नीट का, सबसे पहले तो नीट का सबसे से रिलेटेड टॉपिक, रिलेटेड सब्जेक्ट है। दिस इज अ सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू कैरी विद योर मेडिकल ऑल्सो। मेडिकल के किसी भी ब्रांच में आप पढ़ाई करो, ज़ूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मेडिकल ब्रांच में, हर ब्रांच में है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप रिलेट करके पढ़ पाओ, बच्चों को मज़ा भी आता है। अब मज़े आने के साथ ये नहीं करना कि सिर्फ ये पढ़ना है और बाकी नहीं, और अगर नहीं मज़ा आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, ये सोचना है नीट क्लियर करने वाले हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बायो बॉटनी जूलॉजी में वो ऑलमोस्ट फुल लाने की, फुल मार्क्स 180 आउट ऑफ टारगेट। मतलब जूलॉजी में अगर अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे क्या, जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं वो 150 से नीचे, 50 भी मैं एकदम कम बोल चाहिए हर क्वालिफाइंग, क्योंकि पेपर इजी, पेपर इज इजी टू मॉडरेट। पेपर कैसा बन रहा है, मॉडरेट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे, बट आप सोच मैक्सिमम समझने में टफ है ऐसा नहीं है,
बट याद रखने याद रखने में याद रखने में आप है, बार बार क्या करना पड़ता है। आप चीज़ों को पहली बार पढ़ोगे, बार पढ़ोगे, तब भी भूलोगे। मैं थर्ड चैप्टर पे जाऊंगी तो आप कहोगे मैम फर्स्ट तो पूरा ही निकल गया, तुम लग रहा है भूल गए पूरा, और टेस्ट है। मैं होगा ऐसा, इतने अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा, सेकंड थर्ड पे पहुंचोगे तो पहला पूरा भूल जाओगे। पूछोगे टिश्यू कहाँ पे कौन सा था, तीसरा छोड़ो दूसरे पे ही भूल। इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में टिश्यू पूछोगे ना कहाँ पे बताया था, बताओ कौन सा टिश्यू, जाओगे याद ही नहीं आता, पढ़ लिया। तो ओनली वे इज सिस्टमैटिक रिव्यू, तरीके से क्या करना है। और टाइम लगता, बार बार पढ़ना पड़ता, एक बार रट के। पॉलजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको करनी है, क्या करना है, रिपीटिशन। ये चीज है जो जॉलजी में आपको हेल्प करे, बार बार बार। जॉलजी का बच्चों नीट का सिलेबस है में 60% ऑफ द सिलेबस 11 जूलॉजी से आता है, 11th पार्ट से 60% ऑफ द सिलेबस, एंड 40% जो है वो आपका 11th वाले पार्ट से 60% और 12th वाले पार्ट से 40%। तो दिस इज द बाइफर्केशन आपका नीट है। तो इसके हिसाब से आप देख लो, ऑब्वियसली आपको दिखता होगा ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा चैप्टर्स 12th में चैप्टर्स है कब। तो 11th में आप, अगर मैं ब्रॉडली बताऊं 11th में आप क्या पढ़ोगे, तो जोलॉजी का वन ऑफ द सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ह्यूमन बॉडी, लॉजी। क्या बनना है आप सबको, अलग अलग स्पेशल पर डॉक्टर बनना है, ह्यूमन बॉडी से ही डील, तो हैव टू डील द, तो बेसिक वे में आप ह्यूमन बॉडी पढ़ो। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हायर जाते जाओगे पढ़ते जाओगे, अब तो लेफ्ट में ही रहेगा, गली रहेगा, स्टमक उठ के राइट में चल। लंग्स पेयर्ड ही है, लंग्स के अंदर सैक लाइक सेल्स को क्या कहते हैं, वो आपने एल्वेलाई, वो तो वही रहेगा ना, बस उसमें फिर आगे थोड़ा पढ़ोगे तो अभी आप एल्वेलाई के लाइनिंग में तरह का सेल पढ़ो, थोड़ा आगे जाओगे तो पड़ेगा अच्छा टाइप 2 टाइप 3, टाइप 2 टाइप 3 का ये फंक्शन का और डिटेल 6। तो अब ये तो मैंने आपको बताया ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके जोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस टू बस अलाइव, बस अलाइव, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, नर्वस कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, सारी चीज़ बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक। एनसीईआरटी से पार्ट को डिलीट भी कर दिया गया है पढ़ना, तो आप टू स्टडी द एनसीईआरटी से ये पार्ट डिलीटेड है, बट ये आपको पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है। और साथ में आपको कॉकरोच और फ्रॉग का कंप्लीट, कॉकरोच एंड फ्रॉग का कंप्लीट क्या पढ़ना है। कहोगे मैं कॉकरोच बॉडी में कॉकरोच कहाँ से, बट क्योंकि कॉकरोच और फ्रॉग हमसे पहले आए थे, जो पहले आए थे ना, उनके सिस्टम्स क्या है, थोड़े सिंपलर है। पहले आप सिंपलर सिस्टम को समझोगे तब आप कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शन, पहले आप पढ़ोगे कि पहले के एनिमल्स में कैसा था, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज, सिंपल फंक्शनिंग, फिर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेवलप, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या हुई, इसीलिए आपको कॉकरोच फ्रॉग बताया, ताकि आप सिंपलर समझो फिर आप कॉम्प्लेक्स। और एक और चैप्टर इसमें आ जाता है, दैट इज बायो, दिस इज बायोकेम। बायोकेम मतलब बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है कि 12th की केमिस्ट्री आता है, 12th की जब केमिस्ट्री पढ़ोगे लास्ट चैप्टर इज बायोकेम, बायोमोलिक्यूल।
पर जुओलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट, तो मैं आपको जुओलॉजी के क्वेश्चन जब आप वहाँ पढ़ोगे तो आप बस यही चैप्टर्स है फिजियोलॉजी के या आपका। और अब पढ़ लिया आपने कि चैप्टर कौन सा, आप पढ़ना कैसे है, मैं कैसे पढ़े, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज तब अभी तो करंट पेपर का हमें ट्रेंड देख, 4 मई को पेपर है नीट का। कोविड से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, कोविड वॉज अराउंड इन 2020, तो 1918 पर आया है, तो लास्ट ईयर तक एक ही पैटर्न का पेपर है, मॉडरेट टू इजी पैटर्न एंड कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। और वो जो हुआ था सेक्शन ए सेक्शन बी में क्वेश्चंस को ऑप्शंस देते थे, तरह की चीज़। तो अभी आपके एडमिशन पहले ही साल से लिखा आया कि कोविड में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, वो दोबारा से बंद करके हम पुराने पैटर्न, क्वेश्चंस का नंबर भी पहले जैसा कर दिया। पहले ऑप्शन नहीं मिलते थे, में क्या मिलने लगा, ऑप्शन। इस क्वेश्चन में से कितने करने हैं, 15, 5 क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इतना बड़ा लीवे था ना बच्चों के, 720 720 40 40 बच्चे, तो पहले का रिजल्ट देखो, एक एक बच्चे का 720 आता ही नहीं था। अब फिर इस साल वही पैटर्न कर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला पार्ट, ऑल क्वेश्चंस आर 45 ईच इन ईच सब्जेक्ट, और जुओलॉजी में भी कितने, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी कंपल्सरी 12 से। वी नीड टू सी कि साल ये तो पैटर्न चेंज हुआ ही है क्वेश्चन का, पहले 50 थे जिसमें से 35 मैंडेटरी थे और बाकी में 20 में से क्या कर सकते थे, 50 का ऑप्शन। अभी आप देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या, क्वेश्चन का नंबर तो पहले जैसा कर दिया, क्या पता पैटर्न भी पहले जैसा, तो अब देखने की बात है 4 मई को पेपर। बट अभी तो जो पेपर का पैटर्न है दैट इज कम्प्लीटली, मतलब ऐसा एनसीईआरटी बेस्ड है ना कि एनसीईआरटी के बच्चों लाइन को आके नॉलेज तो चेक ही नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। जहाँ पे मान लो कि लिखा है कि 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, तो लिख दिया 5 स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट लिख दिया 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग, और स्टेटमेंट्स में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो जल्दी 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 पढ़ेंगे, हो सकता है बोथ की जगह 1 को क्या करें, इस कर दे, एक जगह बोथ लिखा है, एक जगह क्या लिखा है, ईच लंग लिख दी, बात तो बहुत अलग हो गई ना। एक स्टेटमेंट बोल रहा है 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, और एक जगह क्या बोल रहा है, इन ईच लंग, बहुत अलग बात है ना। अब वो चेक कर रहा है कि कौन बच्चा बोथ और ईच पकड़ ले और बता दे कि स्टेटमेंट क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन, mark the incorrect one, mark the not correct one, mark the odd one out, match the columns, इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थ्योरेटिकल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, आपको याद भी कर, बट ऐसे थोड़े ज़्यादा आने लगते। नीड टू सी कि अभी आगे कैसा आता है। बात है कि आपके साथ एक्सपेरिमेंटल वाला बैच, जब पेपर का ट्रेंड दोबारा लो कि ट्रेंड क्या चेंज, बट जब तक अभी ये है तब तक आपको मान के चलना है पेपर कैसा आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। आपको एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़नी है। दूसरी चीज़, आपको कंप्लीटली नोट्स लिखने हैं पेन एंड पेपर से। मैं कभी भी बच्चों को नहीं बोलती हूँ कि मैं लिख दे रही हूँ, टाइम भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, डोंट कंपेयर इट, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैम ऐसे, सबका अपना स्टाइल होता है। मेरा ये स्टाइल है कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और मैंने लिख दिया है, बच्चे नहीं लिख पाए तो मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा टाइम रिवाइज करके तब लिख ली, ऐसा है। मैं कभी नहीं बोलती कि ये पीडीएफ जा रहा है और उसको देख के नोट कर लेना घर पे बैठ, बिकॉज दैट इज नॉट, पेन एंड पेपर वाली पढ़ाई होनी चाहिए, रजिस्टर बना होना चाहिए जोलॉजी का सेपरेट, और जोलॉजी का रजिस्टर का काम, जोलॉजी के रजिस्टर, कभी सडन वडन क्लास लग गई, बट वो बहुत रेयर होता है,
तो आप पेपर पे लिख बैठ के दोबारा लिख रहे हैं। एयर कॉपी, रफ कॉपी, वो सब बच्चों वाली चीज़। कोई कॉपी चेकिंग के मार्क्स हैं? कॉपी चेकिंग के एनटीए 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ, सुंदर सुंदर काम किया है, एम्स के डायरेक्टर आके देख ले रहे, अरे इतना बढ़िया डायग्राम। अपनी कॉपी से किसको पढ़ना है? आप ही को पढ़ना है। वो उतना अच्छा या बुरा जैसा लिखना है अपने समझने लायक लिखना, कि 2027 तक आप उस कॉपी से क्या कर पाओ, 22 का वैसा लिखना है। कितनी देर में आप ये करो कि रफ के काम को फेयर और ये और वो ताम झाम, उतनी देर में तो आप रिवाइज करके क्वेश्चन कर लोगे। समझ आया? तो एकदम रफ फेयर वाला कोई हिसाब नहीं तो लिखना है। एक रजिस्टर आपका जूलॉजी का जो यहाँ मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू राइट इट इन। लिखना जरूरी है बच्चों। क्यों? कि आपको 2 साल इससे क्या करना है, रिवाइज कर। और 2 years यू नीड टू रिवाइज। बस पढ़ने के लिए यही 2 चीज, आपको नोट्स चाहिए और आपको क्या चाहिए, बस। और अब आप पूछोगे मैम क्वेश्चंस, क्योंकि में तो क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे जब हम लोग काउंसिल कर रहे थे, 11th की आते हैं बच्चे, कहते हैं मैम अभी तो थोड़ा ना स्कूल पे फोकस करना है, बैच है मेनी ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल पे फोकस करना है, स्कूल बेस्ड पढ़ना है। तो स्कूल में मैं सीबीएसई के लिए बता सकती हूँ, बिहार बोर्ड में हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत अलग से गाइड कर सकते हैं तो डाउट वगैरह में। बट सीबीएसई के लिए तो यहाँ पढ़ोगे, और जो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक एग्जाम्स में आता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0 डिफरेंस। हाँ, ये बस डिफरेंस हो सकता है, यहाँ ब्रीदिंग चल रहा हो वहाँ बॉडी फ्लूइड, वहाँ बॉडी फ्लूइड चल रहा है तो यहाँ टिश्यू, बस ये डिफरेंस। कंटेंट वाइज नीट एंड द स्कूल लेवल एग्जाम्स आर एब्सोल्युटली सेम। क्वेश्चन वाइज डिफरेंस, वहाँ पे एमसीक्यू भी है बट वेरी शॉर्ट आंसर भी है, और शॉर्ट आंसर भी है और लॉन्ग टाइप भी है। यहाँ सिर्फ एमसीक्यू, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नीट के लिए। बट आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के लिए अगर आप कर रहे हो, और वो हेल्प। तो अब आप पूछोगे मैम क्वेश्चन कहाँ से करना, कहीं भी और से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ करना है मॉड्यूल एंड डीपी, मॉड्यूल एंड मॉड्यूल और डीपीपी। आपको बताती हूँ पीडब्ल्यू इज थोड़ा सा हमारा अभी यंग इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन 3 साल हुआ है अभी स्टार्ट हुए। कई बार, वैसे तो अब काफ़ी बहुत ही परफेक्ट मॉड्यूल एंड आ गए, कई बार होता है, अभी भी बैचेस स्टार्ट हो गए। मॉड्यूल डीपीपी में अभी भी कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट इन द सेंस कि मैंने दिया नीट 2005 में, 2005 का क्वेश्चन अभी करके क्या करोगे? लास्ट 20 साल का क्वेश्चन अभी नहीं करना, लास्ट 10 साल का करना, आपका करना है लास्ट 10 ईयर्स। 20 साल पहले तो सिलेबस भी अलग था, हम कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवॉर्म पढ़ते थे और डाइसेक्ट भी, तो आप थोड़ी कर रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा। तो अगर मेरे नोट्स के अलावा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप बिल्कुल सर्कल कर लो और मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, उसका आंसर भी बता दूंगी। बट वो नीट में आएगा कि नहीं, मैं उसके रिलेवेंस से घबराना नहीं। आपका मॉड्यूल इतना परफेक्ट है, हर तरह का क्वेश्चन है, आरंभ, लेवल प्रॉब्लम, PYQ, दिस ईयर क्वेश्चंस है ना, प्रबल, परीक्षित, पराक्रम, हर तरह का लेवल का क्वेश्चन, इजी मीडियम हार्ड करके, इजी मीडियम हार्ड कर, आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है। कब करना है? जब आप पूरा नोट्स रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस आपने कर लिए, फिर PYQ करके देखो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये 2020 में आया था, ये तो मैं कर ले रही हूँ, 2027 का भी कर लोगे। क्या पढ़ाई का पैटर्न पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक रजिस्टर जूलॉजी का, उसी में लिखना है फेयर ही फेयर, रफ फेयर कुछ नहीं, वही लिखोगे, वही नोट्स कॉपी होगी। मैं जो भी पढ़ाती हूँ दैट इज कंप्लीटली नीट बेस्ड एंड दैट इज मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड। कुछ पॉइंट्स हो सकता है एनसीईआरटी से वैरी करें, वैरी इन द सेंस एडेड हो,
क्योंकि लास्ट 10 ईयर पेपर में पूछा गया है, पर बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से अभी क्या कर दी है, डिलीट। जैसे टिश्यू तो पूरा ही डिलीट कर दिया, एपिथेलियल कनेक्टिव मसल और न्यूरॉन है ही नहीं, बट लास्ट 10 साल में तो आया है ना। हो सकता है आपके नीट 27 करते करते कहते हैं कि नीट से भी डिलीट, रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। जैसे डाइजेशन चैप्टर, डाइजेशन क्या किया है नीट में, डाइजेशन चैप्टर, डाइजेशन हम नहीं पढ़ते है। तो इस तरह से अगर करेंगे, बट अभी जो हम भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड नीट के लिए। तो आप कहोगे मैम जब आपके नोट एनसीईआरटी के एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आप लिखवा दिया करिए हमें, एक्स्ट्रा और लिख के क्या टाइम। एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ आता है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी क्यों अभी बताती हूँ। बट एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे ना तो बड़ा कंप्रेस चीज़ें, जैसे ऐसे होता है ना कि लिख दो बस, समझाओ नहीं, लिख दो, बच्चे को पता होना चाहिए, समझाओ नहीं, इस तरह से चीज़ लिखी हुई है, पढ़ाई हुई नहीं है। पे बेस जब एमसीक्यू आएगा तो आपने वो टॉपिक समझा नहीं है, तो आप उस एमसीक्यू को, तो इसीलिए जो होते हैं नोट्स, ताकि जो एनसीईआरटी में समझाया नहीं है वो नोट्स में। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं तो मैं आपको बोलूँगी आज एनसीईआरटी लेके आना है। जैसे लास्ट में एनिमल किंगडम पढ़ेगी, मैं कहूँगी एनसीईआरटी लेके आना है, कि वो पूरा थ्योरेटिकल है। वो जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लिखता है तो एनिमल के फीचर्स हैं, ठीक है, उसमें कि उसके पास गिल्स हैं या लंग्स हैं या क्या है। तो मैं आपको बोलूँ कि एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आप ऐड कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो। और एनसीईआरटी पढ़ना फिर क्यों ज़रूरी है, तो आप बोलोगे मैम नोट्स ही पढ़ लेते हैं ना, नोट्स पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा तो हो जाएगा ना, आप तो एनसीईआरटी बेसिस पढ़ा रहे हो, फिर नोट्स ही पढ़ लेते हैं ना मैम, एनसीईआरटी की जरूरत है। वाई देन यू नीड टू स्टडी एनसीईआरटी। मैं बोल रही हूँ नोट्स तो पढ़ोगे ही, साथ में एनसीईआरटी 110% पढ़ना है, क्यों बताओ बताओ, बोलो। हाँ क्या पता, सोचो थोड़ा, जब नोट्स में ही सारी चीजें हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने। ऑल आप एनसीईआरटी 7 बार 8 बार पढ़ लोगे फिर 2027 तक, वो उसकी लाइन से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, इमीडिएट वो लाइन आपको क्या होगी, याद आ जाए, और आपको उस क्वेश्चन को करने में टाइम क्या लगेगा, कम। कि नीट इज अ गेम ऑफ टाइम प्लस एक्यूरेट। आईआईटी वगैरह के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। मान लो कि सपोज फॉर एग्जांपल कि 30 क्वेश्चन है, तो बच्चा 10-15 कर लेता है तो हो जाता है, उसी तरह से कट ऑफ बन। नीट ऐसा एग्जाम है कि अगर 180 क्वेश्चन है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर 180 एंड इन 80 मिनट्स ओनली, 180 क्वेश्चन इन, एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है ना, और रिड्यूस हो जाता है zoology, टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। केमिस्ट्री में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन ना टाइम लग सकता है ना। तो जुअलॉजी बॉटनी को क्योंकि सॉल्व तो करना नहीं है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो जुअलॉजी बॉटनी 45+45 क्वेश्चन जो है, बॉटनी प्लस जुअलॉजी 45+45, आप उसको अराउंड 45 मिनट्स में, 45+45 क्वेश्चंस को कितनी देर में कर लेते हो, 45 मैक्स टाइम, 45 to 50 मिनट्स में हर बच्चा जो क्वालिफाई करेगा नीट, वो इतनी देर में बॉटनी जुअलॉजी दोनों कर, मतलब एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिला, 30। तो क्वेश्चन आपको आता होगा, जैसे मैंने उस दिन पूछा था ओरिएंटेशन में 19 सिक्सा, तो आपको आता ही है, आई ट्रस्ट सबको आता है। बट बात है कि जिसने 19 का टेबल बार बार रिवाइज कर लिया वो उसको गिवन टाइम में आंसर कर देगा, आंसर कोई दूसरा भी सही करेगा, पर अगर उसने गिवन टाइम में आंसर नहीं किया तो जीत कौन जाएगा, गिवन टाइम में। पेपर आपको पूरा आता है,
पर आपको वो गिवन टाइम में ही नहीं पूरा हो पा रहा, मार्क्स तो कटेंगे। या जल्दीबाजी करोगे और फिर बच्चे आके कहते हैं ना मैम मिस्टेक, कभी सिली मिस्टेक क्या होता है, लैक ऑफ, कभी नींद में ही पूछूं पूरे हो गए तो कितना होता है, बोलोगे 2 का 6 होता है, नींद से उठा के भी पूछ, क्यों, रट गया है ना आपको। ए फॉर बॉल बोल दोगे कभी, नींद में हो, ए फॉर बॉल बोलोगे कभी कि क्या किया आपने उसको, रट गए। यही चीज है टाइम, जब आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ोगे, नोट्स बार बार पढ़ोगे, तो आपका टाइम जो है वो क्वेश्चन करने का क्या होता जाएगा। आज पहली क्लास में आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि जोलॉजी कैसे पढ़नी, और ये चीज़ें मैं आपको जोलॉजी स्पेसिफिक बता रही हूँ, और सब्जेक्ट्स में सारे टीचर आपको गाइड करेंगे, दे आर एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, लाइक आई एम द जोलॉजी में मैं आपको बेस्ट बता सकती हूँ, जो आपको बताएं आप उसको, मैं जो आपको जोलॉजी में समझ आ गया। पढ़ना कैसे है, कॉपी रजिस्टर और नोट्स बनाने हैं, और साथ में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, और क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, मॉड्यूल डीपी रेगुलर, है ना, और उसके बाद डाउट्स पूछना है, और और रिवाइज कर, और क्या करना है, और जब क्वेश्चंस करो, अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे 10 दिन में 15 दिन में जब क्वेश्चंस करने की आदत लगाओ, तो हमेशा टाइमर दे, 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले 30 मिनट ले लो, पर 20 क्वेश्चन में 1 घंटा मत लो, कि 20 क्वेश्चन तो कर रहे हो सही, पर टाइम ले रहे हो 1 घंटा, तो आप टाइम में हार जाओ। एग्जाम में वही 20 क्वेश्चन भी आ गया तो आपको कितनी देर में करने की आदत है, तो एग्जाम में 20 मिनट में कर लोगे, जैसी प्रैक्टिस करोगे वही एग्जाम करना है, वही प्रैक्टिस, यानी कि आज जाते ही 10 क्वेश्चन 5 मिनट, प्रेशर नहीं लेना, बोली स्टोरी आपको पूरा बता दिया, क्या आता है +4 -1 मार्किंग, सारी चीजें आपको ध्यान सब बता दिया आप, अब इसमें कोई डाउट नहीं होता, बोले अच्छा मैम कॉपी नहीं बनाई, अब अनएक्सेप्टेबल, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, मैं आपको 1 घंटा 15 मिनट की क्लास में अगर मैं डिसिप्लिन करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, सिखाऊंगी कब आपको, आप जितना टाइम दोगे मैं उतने पे, मैंने सोचा कि आज कनेक्टिव पूरा करना है, आप 1 घंटा 15 मिनट दो, मैं आपको 4 बार कनेक्टिव सेम टॉपिक 4 बार बता दूंगी, रिवाइज भी कर, आप इनडिसिप्लिन कर रहे हो, मैं करूंगी, छोड़ तो नहीं कैसे, 15-20 मिनट बच्चों को डांटा, खड़ा किया, घर भेजा, काम किया, का टाइम बचा आधा घंटा, आधा घंटे में कनेक्टिव, या हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन, आप टीचर को जितना समझाते हैं वो आपको उतनी बार रिवीजन, तो विद दिस वट एवर मैं आपको बताना चाहती थी बच्चों, कि क्या आपके सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि ये बातें फिर रोज रोज नहीं हो पाती, ये बातें अगर नहीं समझ आ पाती हैं इंडिविजुअल लेवल पे आप मेरे, बट क्लास में ये बातें रोज रोज है। अब आई थिंक आपको zoology पढ़ने के तरीके में, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई दूसरी लेनी है कि नहीं लेनी, इस तरह का कोई कंफ्यूजन, जो बुक चाहिए, जो कुछ आपको पढ़ने के लिए चाहिए, कहाँ से है, सब कुछ है, कैसे करना है, टाइम लेके करना है, टाइम कैसे, एवरीथिंग, टेस्ट प्लानर, जब अभी थोड़ा सा बस एक लास्ट चीज आती है, प्लानर आपका 181 ये बैच है बच्चों, बट योर बैच विल बी फेज 2, 1 बैच नहीं हो, मतलब यहाँ पे बैचेस फेजेस में आते, टेस्ट आपको बताया था ना ओरिएंटेशन 1 का एक साथ, फेज सारे फेजेस का एक साथ, इस तरह से टेस्ट, तो आपका बैच फेज में चला जाए, जो फेज 1 का बैच है वो 15 दिन पहले स्टार्ट, आप उनके साथ तो नहीं कम्पीट, आप फेज, आपका जो टेस्ट प्लानर है वो आपके डब्ल्यू ऐप खोलोगे, वहाँ पे टेस्ट प्लानर सेक्शन है, में अपलोड होगा, पूरे साल का टेस्ट प्लानर एक साथ डाला दिया,
वो इसलिए डाल दिया जाता है कि आपको पता रहे कब कौन सा टेस्ट है और आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। ब्रीदिंग आप देख रहे हो कि 10 दिन बाद टिश्यू का टेस्ट है, तो ब्रीदिंग क्लास में चल रहा है, वो आपको क्लास वाला क्लास का डेली डेली रिवाइज भी करना है। और पता है कि 10 दिन बाद टिश्यू है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के टिश्यू को भी क्या करना है। जैसे कि मैंने बातें हम लोग हर साल 10th के बैच में, मान लो मैं 10 बैच पढ़ाती हूँ, एक बैच में 100 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों को तो ये बातें मैं हर साल बताती हूँ, पर 1000 फॉलो नहीं करते। कितने करते होंगे? 10 भी मुश्किल, 1000 में 10 भी नहीं। टफ है इसको, बातें बताई ना इतनी सिंपल तरीके से, आपको फॉलो करना टफ है, इज वेरी टफ। इसीलिए 25 लाख बच्चे मेडिकल का एग्जाम देते हैं, पर उसमें से टॉप 1000 ही हैं तो बेस्ट कॉलेजेस, और टोटल जो क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं वो 50,000। और उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाते हैं बट गवर्नमेंट में नहीं जा पाते, तो नेक्स्ट 1000 प्राइवेट क्वालिफाई कर गए, बट दे नीड टू पे लाइक 90 lakhs 1 crore। और उसके आगे के सारे बच्चे इन 1 लाख के अलावा बाकी सब 12 रही है, और या फिर ऑल्टरनेट होता है उनके साथ ऐसा। सब जो बताया ये फॉलो करना क्या है, आप नहीं कर रहे कोई और तो कर रहा है, आप नहीं कर रहे तो कोई और करने वालों की तो कमी नहीं। आप कर लो तो आपके लिए, आप कर लो तो आपके लिए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिहार बोर्ड रिजल्ट? प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। और भी जिनका जिनका आया प्लीज खड़े हो जाओ, जो भी रिजल्ट आया। अभी तो सब जीरो से शुरू कर रहे हो, 90% वाला भी 90% बोलेगा तो मैं मानूंगी नहीं, जब तक कि वो यहाँ के टेस्ट में 90%। बस 3 बच्चों का आया है, क्या है किसी? 3 बच्चों का आया बिहार बोर्ड से परसेंटेज वाले। कोई कॉम्पिटिटिव कौन मेंटेन करेगा इसको 11? बाकी लोग 90 वाले हैं, तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पूछ 90 वाले से ही देखती हूँ कि कितना याद रहता है, बाद 80 वाले से और फिर 70। हाँ, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जब पहला दूसरा एग्जाम हो 73 वाला 90 हो। 11th में होना बहुत कॉमन है, 11th में बहुत होता है, 60% लाते हैं 10th में, एम्स दिल्ली जा रहे होते हैं। 11 12 इज अ डिफरेंट गेम, 9 10 अलग है, 11 12 इज अ डिफरेंट गेम। 60% वाला बच्चा भी यहाँ एम्स दिल्ली जा, अलग चीज है ये, मेडिकल की तैयारी एकदम अलग चीज। इट इज अ डिफरेंट गेम, अलग डेडिकेशन, एक अलग सैक्रिफाइस, एक अलग पर्सनैलिटी चाहिए उसको 2 साल फॉलो। और वो चेंज आपके बिहेवियर, बात करने के तरीका, ड्रेसिंग सेंस, पाल कोम्ब करना, आप जैसे दूसरे ट्रैक करोगे, हर चीज में दिख जाता है कि कुछ अलग है ये, दे आर समथिंग डिफरेंट, दे आर गोइंग टू क्रैक मी, वो पता चल जाता। आप भी अपने आसपास कौन उसको मेहनत से। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 27 एग्जाम की प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट योर zoology 181। तो आज 10 ही मिनट है, बट 10 मिनट में थोड़ा सा आपसे पहले मैं पूछती हूँ, फिर आपको बता। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना? तो एक यूनिसेल्युलर फॉर्म, और यूनिसेल्युलर फॉर्म लाइक एमीबा, लाइक पैरामीशियम, एक यूनिसेल्युलर फॉर्म जिसके पास सिंगल सेल है, वो लिविंग है और सरवाइव भी कर रहा है। पहले यूनिसेल्युलर ही आए थे, उसके बाद मल्टी सेल्युलर आए। यूनिसेल्युलर हमसे पहले आए हैं, सरवाइव भी कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर ले रहे हैं।
है ना, और सिंगल सेल सारे काम कर ले रहा है, तभी तो लिविंग है। लिविंग रहने के लिए जितने काम चाहिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सब कुछ कर ले रहा है, तभी तो लिविंग है। तो फिर इनमें तो कोई टिश्यू विश्यू का फॉर्मेशन है नहीं, तो इनसे फिर आया मल्टीसेलुलर। इनसे फिर क्या आया? मल्टीसेलुलर। ये भी चलो मान लेते हैं कि एक सेल पे लोड ज्यादा हो जा रहा था, बेचारा थक जा रहा था, एक ही सेल सारा काम कर ले, लोड ज्यादा है, ये बात है, बहुत सारे सेल्स हो गए। तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने काम को क्या किया? डिवाइड कर। टिश्यू नहीं बना, देयर इज नो टिश्यू, सिर्फ बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो कि डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने काम को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर। मतलब कि बच्चों इसमें बहुत सारे सेल्स हैं एंड ये डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है अपने काम को डिवाइड कर ले रहे हैं कि ये कुछ सेल्स हैं, ये करेंगे, ये कुछ सेल्स हैं, ये करेंगे, और ये लिविंग है, अपना सारा काम अच्छे से कर ले रहा है। ऑब्वियसली बेटर सर्वाइविंग हो सकता है कि सेल्स पे बहुत लोड नहीं पड़ रहा है, सेल अपना काम अच्छे से डिवाइड कर, बट देर इज नो ऑर्गन, देर इज नो टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन। ठीक है, तो इसके बाद इवॉल्व हुए, इसको आप कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर लेवल। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऐसी बनी है कि बहुत सारे सेल्स हैं, उन्होंने अपना कुछ कुछ काम क्या किया हुआ है? डिवाइड, बट उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया। इसके बाद जो इवॉल्व हुए वो हुए टिश्यू। वो कौन से लेवल के ऑर्गेनिजम्स हुए? अब टिश्यू बनता कैसे पहले बेसिकली बता दूं। कुछ सिमिलर सेल, सेम नहीं, सेम और सिमिलर जोलॉजी में बहुत अलग है। सेम मतलब आइडेंटिकल, सेम मतलब, सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा, थोड़ा बहुत शेप में, थोड़ा बहुत साइज में क्या हो सकता है? वेरिएशन है, ऑलमोस्ट एक जैसा। तो सिमिलर सेल्स जो एक ही ओरिजिन से हो, मतलब एक ही जगह से, एम्ब्रियो में एक ही जगह से वो बन रहे हो, एंड दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। सिमिलर सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन, वो क्या कर जाते हैं? ग्रुप, और वो क्या बना देते हैं? फिर टिश्यूज पर्टिकुलर काम करते, फिर टिश्यूज पर्टिकुलर क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना, बॉडी सिंपल से किधर गया? कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्या जरूरत है इसको? एनिमल में सबसे पहले कौन आया? सेल्यूलर लेवल के एनिमल। एनिमल में सबसे पहले कौन आया? जिनकी बॉडी में ढेर सारे सेल्स हैं? नहीं है, सबसे पहले आए, और अभी तक क्या कर रहे हैं? सर्वाइव। तो कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत ही क्या थी? और कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इसलिए होती है, सर्वाइवल के चांस को क्या करती है? बढ़ा देती है ना। क्या जरूरत थी कॉम्प्लेक्सिटी? फुल फॉर्म तो अच्छा खासा सर्वाइव ही कर रहा है, कॉम्प्लेक्स करके इन्होंने क्या मजे ले, टिश्यू बना लिया, फिर टिश्यू को ऑर्गेनाइज करके, जो ऑर्गेनाइज करके बने वो ऑर्गन, ऑर्गेनाइज करके बना तो ऑर्गन, और जब ऑर्गन कोऑर्डिनेट करे तो वो ऑर्गन सिस्टम। बस ऑर्गन वर्ड ही ऑर्गेनाइज से बना है। ऑर्गन वर्ड किससे बना है? ऑर्गेनाइज से बना है। जो ऑर्गेनाइज करके बने वो ऑर्गन, वो वर्ड ऑर्गेनाइज का ऑर्गन, तो ऑर्गेनाइज करके बने वो ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या जरूरत है कॉम्प्लेक्स? अच्छा खासा तो मल्टी सेलुलर सर्वाइव कर, कोई टिश्यू विश्यू ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत सारे सेल्स हैं, मस्त अपना काम कर रहा है, सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग करके क्या मजा आ गया? तू हुआ होगा ऐसा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मोस्टली वही होता है जो सर्वाइवल के चांस को क्या करता है? बढ़ाता है। ऐसा क्यों?
इसमें भी तो काम वैसा ही हो रहा है जो काम है। क्या ये मल्टी सेलुलर फॉर्म जिसमें टिश्यू नहीं है, क्या वो डाइजेशन नहीं कर रहा? कर रहा है। क्या वो एक्सक्रीशन कर रहा? कर रहा है। क्या वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहा? कर रहा है। रेस्पिरेशन का सब तो कर ही रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी करके क्या मजा? क्यों बनने का बेसिक बन जाता। काम तो दोनों कर रहे हैं कि नहीं? सारे काम कर रहे हैं ना, फिर क्या क्यों बना? कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं आई? ये सबसे पहले आया था? बैठ जाओ। ये सबसे पहले आया था? तब से क्लाइमेट कितना तक तो जिंदा है, प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर ही रहा है इसके ऑफस्प्रिंग। ये सबसे पहले आए थे ना। पॉन्जिस सुना आपने? पॉन्जिस, पॉन्जिस वगैरह में बोलती डाइवर्सिटी चैप्टर रिमूव हो गया था नहीं, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। सबसे पहले इसलिए मैं बोलती हूँ जो एनिमल्स आए थे वो तब आए थे मिलियन ऑफ ईयर, और अभी तक क्या कर रहे हैं? क्लाइमेटिक चेंज हुआ है कि नहीं? फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं? फुल बॉडी फॉर्म के साथ ही सरवाइव कर रहे हैं। क्या जरूरत है? क्लाइमेट वाला तो, और काम दोनों कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? काम दोनों कर रहे हैं कि नहीं? या ये कोई काम एक्स्ट्रा कर ले रहा है? डाइजेशन तो कुछ अलग, डाइजेशन डाइजेशन रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन, कि ये बेसिक फिजियोलॉजी नहीं करेगा तो वो लिविंग नहीं रहे। तो दोनों फिजियोलॉजी कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? काम दोनों कर रहे हैं तो डिफरेंस बताओ। काम दोनों कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? दोनों लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कौन कौन? अपना नाम तुमसे, मेरा भी तुम्हें पता ही होगा, बट फिलहाल तो तुम खुद सब काम दोनों कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कौन दोनों? सेल और टिश्यू काम कर रहा है। मल्टी सेल्यूलर जिस नहीं है, और जिसमें टिश्यू, क्या दिक्कत है? सोचो, दोनों काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस? बेटर सर्वाइवल क्यों? ये कैसा कर रहा है बच्चा? इससे क्या हो गया? अडेप्टेशन के लिए। नहीं, एक ही कहाँ कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। मतलब आपका हर बॉडी सेल सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं करता है? कभी कभी करता है कि लिवर अब आज कर लेगा, मंडे लिवर कर लेगा, फिर ट्यूसडे ठीक है, तो आपने बोला कि ऑर्गेनाइज होके कर रहे हैं, तो वही तो पूछ रही। ऑर्गेनाइज तो मैंने ही बताया, ऑर्गेनाइज होके कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज होके करने से अडेप्टेशन तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगेन ये अडेप्ट हुआ है, तभी तो इवॉल्व हुआ उतने पहले, पर अभी तक सरवाइव कर, सरवाइव तभी कर रहा है ना जब अडेप्ट हुआ इतने सारे चेंजिंग कंडीशन से, है ना? तो ये ऑर्गेनाइज होके काम कर ले रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या है? व्हाट इज दैट वर्ड? ऑर्गेनाइज होके काम करने से क्यों बेटर सर्वाइवल है? सिंगल सेल की तो अब मैं बात ही नहीं कर, सिंगल सेल से तो मल्टी बेटर है, मैं तो मान रही हूँ। सिंगल से मल्टी बेटर है, मैं मान रही हूँ। मल्टी से मल्टी बेटर क्यों है? जो सेल है और जो टिश्यू, पूछ, या जो टिश्यू से ऑर्गन है वो बेटर क्यों?
डिवीजन ऑफ लेबर तो इस भी है, मैं लिख तो रही हूँ, सेल्यूलर लेवल हैज डिवीजन ऑफ लेबर, लिखा कि नहीं मैंने? सेल्यूलर लेवल पे भी डिवीजन ऑफ लेबर है, तो फिर क्यों बेटर है? और मतलब ज्यादा रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजी में 5 एक्टिविटी के अलावा कोई एक्टिविटी और क्या ही कर लेंगे, ब्रीद के अलावा और क्या ही पेशेंट। नाउ लिसन, मान लो कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने बोला ना कि मेरा बर्थडे है भाई, तुम्हें सेलिब्रेट, तो मैंने बोला कि देखो 3 चीज़ें हो जानी चाहिए, केक ले आना, मेरे लिए गिफ्ट ले आना, ठीक है, और उसके बाद सारे टीचर, मैं बोल के चली गई, मल्टी सेल्यूलर, मैंने बोला केक ले आना और गिफ्ट ले आना और सारे टीचर्स को पिलाबा पार्टी, बर्थडे पार्टी, मैं बोल के चली गई, सेल्यूलर हो आप लोग। तो बोला कि स्पेसिफिकली ये काम, अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, 2-3 ग्रुप बने हुए, मान लो कि 10 ग्रुप है, 10 में से 4 ग्रुप ने सोचा हम केक लाएंगे, हम केक लाएंगे, हम केक, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसको नहीं पता कि वो भी केक लाने वाले, किसको नहीं पता कि वो भी केक लाने वाले, एक दूसरे को नहीं पता कि ये काम करने वाले हैं, कि स्पेसिफिक एक्शन मैंने असाइन नहीं किया, 4-5 केक आ गए, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट वैसे ही हुआ कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सेट में अपना सोचा हम ये देंगे, हम ये देंगे, कोई कोऑर्डिनेशन, जबकि माइट भी अगर सब लोग कॉन्ट्री करके देते तो मोर बेटर गिफ्ट कोई वैसा आ जाए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो टीचर को तो इनवाइट ही करना भूल, तो टीचर के पास कौन जाए, कब वो चले जाए, हम तो केक पे कॉन्सेंट्रेट, है ना, टीचर तो हो ही नहीं पाए। तो उसमें क्या हुआ ना, पार्टी तो मैं आई, मैंने कहा अरे टीचर का है, तो तुमने नहीं बुलाया, तुमने नहीं बुलाया, तुमने नहीं बुलाया, कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन नहीं, कोई भी वो फंक्शन नहीं कर पाया, ठीक है। और केक तो आ गए इतना सारा और गिफ्ट भी आ गए मल्टीपल्स, वो एक्स्ट्रा काम हो गया जो रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज नहीं हुआ, रिसोर्स यूज तो हुआ पर रिसोर्स वेस्ट भी, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज नहीं। वही अगर रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होता, मैं कहती कि आज मेरी पार्टी है और ये सारे बच्चे कॉन्ट्री करके केक ले आना, ये सारे बच्चे कॉन्ट्री करके गिफ्ट ले आना, ये सारे बच्चे कॉन्ट्री करके अदर टीचर्स आएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन असाइंड है ना, पार्टी तो तब भी होती ना, बट मोर एफिशिएंट, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस हो, तो पार्टी क्या होती है, बेटर, बेटर होती ना, पार्टी पहले हुई कि नहीं, थोड़ी हैपेजर्ड हो गई, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, ये डिफरेंस। एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा हुआ है, एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, एफिशिएंट फंक्शनिंग तो दोनों में हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ दोनों काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर एफिशिएंसी के साथ, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के साथ, कि मेहनत कम लगे और काम ज्यादा हो, ये कौन कर पा रहा है, टिश्यू बाद ऑर्गन, और सबसे अच्छे से इस काम को कौन कर रहा है, द मोस्ट एफिशिएंट बॉडी फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, मिनिमम रिसोर्स यूज करता है पर आउटपुट, और इसीलिए सर्वाइवल क्या है, बेटर, एफिशिएंट फंक्शनिंग तो सेम है, पर बात किसकी है, यही दिख, काम तो दोनों कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, पर एफिशिएंटली कौन कर रहा है, बस बात यही है। जब आप क्यू की पढ़ोगे, सिंपल फॉर्म्स में आप पढ़ोगे, मैं बोलूंगी इनमें ओपन सर्कुलेशन, इनमें क्लोज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन दोनों कर रहे हैं, पर मोर इफेक्टिव, मोर बेटर टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज क्लोज्ड सर्कुलेशन, उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से होता है, एटीपी ज्यादा बनता है, एटीपी तो ओपन सर्कुलेशन वाला भी बनाएगा, पर एटीपी कम बना, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो, बस ये, ठीक है। तो टिश्यू का फॉर्मेशन क्यों हुआ, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द, बस यही कारण है।
in a multicellular organism having a cellular level and in a multicellular organism जिसका टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन से है में सिर्फ एफिशिएंसी है. So that is the basic thing why the was study of tissue is called histology. आज कुछ लिखेंगे नहीं, आज सिर्फ थोड़ा सा बेसिक पढ़ रही हूँ और अच्छी बात है कि टाइम आपकी क्लास हो. कल तो डाउट क्लास है, आप लोग आ सकते हो अगर अदर सब्जेक्ट्स में, बट एक हेड स्टार्ट होगा. आप एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ो और फिर मैं जो समझाऊंगी तो आप देखना कि उस पैराग्राफ में कैसे लिखा है और मैं आपको उसको कैसे बता रही हूँ और फिर नोट्स आप कैसे लिख, आप उसको कंपेयर. अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या था, मैं जो आपको बता रही थी कि पहली चीज तो आपने पढ़ ली, बॉडी एफिशिएंसी को ये क्या करता है, बढ़ाता है. नाउ द स्टडी ऑफ, आपने पढ़ा कि टिश्यू या टिश्यू से ऑर्गन या ऑर्गन से ऑर्गन. अब मैंने बोला कि आज लिखोगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं छोटे बच्चों की तरह भी बैग पैक करना शुरू कर दो और मम्मी दूध का ग्लास लेके नीचे ही खड़ी हो तो आ गया मेरा बच्चा, बहुत पढ़ लिया तुम तो जूस. और बच्चों की तरह बिहेव करो. 5 मिनट लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ लो पहले. मैंने लिखो नहीं बोला तो इसका बैग चेन एकदम लगा देंगे, कोई बुक अपने आप बाहर ना आ जाए. तब लास्ट स्लाइड, कैसे हो सकता, बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्यूलर लेवल बहुत सारे सेल्स हैं पर टिश्यू नहीं बना, सिर्फ बहुत सारे सेल्स हैं. नहीं बोलते हैं बहुत सारे सेल्स. जब एक जैसे सेल्स, बहुत सारों में कुछ एक जैसे होंगे, कुछ एक जैसे होंगे, कुछ एक जैसे होंगे, जब ये डिफरेंशिएशन आ जाता है और वो ग्रुप करते हैं तब टिश्यू. बहुत सारे सेल्स में जरूरी नहीं है कि टिश्यू, कि वो बहुत सारे सेल्स ग्रुप टुगेदर जरूरी नहीं, वो बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप ना करें. ग्रुप करेंगे तब टिश्यू, ग्रुप नहीं करेंगे तो टिश्यू. ये अभी आप पढ़ोगे, टिश्यू फॉर्मेशन बहुत डिटेल पढ़ोगे अभी. तो मैं आपको बता रही थी बच्चों, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ी है, द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी फॉर्म. और इस कॉम्प्लेक्सिटी से क्या चीज है, एफिशिएंसी. अब जो इसने क्वेश्चन पूछा ना कि मैम बहुत सारे सेल तो हैं, जब बहुत सारे सेल होते हैं तो टिश्यू बनता ही बनता है, ऐसा नहीं होता. जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सेल्स हों तो टिश्यू बने ही बने. देखो सेल से टिश्यू कैसे बनता है, मैंने आपको 2 टर्म बताए. मैंने आपको एक टर्म बताया कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. हम एनिमल की बात करेंगे, फंजाई और प्लांट में तो जूलॉजी में तो एनिमल की बात हो रही है. जब बहुत सारे बस सेल्स हैं पर टिश्यू नहीं है तो लेवल क्या है, सेल्यूलर लेवल. इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें एक चीज क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सेल्स अपना काम क्या करते हैं, डिवाइड कर. इसमें भी कुछ सेल्स होंगे जो कि अगर मान लो पैथोजन वगैरह बॉडी में आ रहा है तो फैगोसाइटिक सेल्स होंगे, उनको किल करेंगे. कुछ सेल्स होंगे जो कि ग्लैंड की तरह सिक्रीशन करेंगे. सिक्रीशन करेंगे तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ग्लैंड. ग्लैंड है नहीं पर सिक्रीशन कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, ग्लैंड लाइक सेल्स. आउटर बॉडी लेयर पे होंगे तो हम उनको कह सकते हैं कि वो बॉडी की कवरिंग बना रहे हैं. ऐसे कोई एपिथेलियल नहीं है वो, पर क्योंकि वो आउटर पार्ट में है तो हम कहेंगे वो बॉडी की क्या बना रहे हैं, कवरिंग, प्रोटेक्शन देने. बट वो सिर्फ सेल्स हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, काम डिवाइड है, बट स्पेसिफाइड शेप उनका नहीं. और अब यहाँ पे आ जाता है आपका 10th का, आपने 10th में पढ़ा है. अब आप मेरे को बताओ, क्या शेप से फंक्शन डिफाइन होता है या फंक्शन से शेप? फंक्शन से शेप, हर कोई यही एग्री करता है कि पहले सेल का फंक्शन असाइन होता है और फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या लेता है, शेप. क्या ऐसा ही होता है?
पक्का? कोई वेरिएशन नहीं है इसमें? बिल्कुल। फंक्शन डिफाइन होता है और फिर उसके बाद क्या आता है? तो अभी ये जो एनिमल है ना, इसके सारे सेल सारा काम कर रहे हैं, सारे सेल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सारे सेल डाइजेशन, सारे सेल एक्सक्रीशन, सारे सेल सर्कुलेशन, सारा काम कर रहे हैं। बट इसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है और उस टाइम पे सेल्स को फंक्शन असाइन हो जाता है, द जीनोम, द जीन इन द न्यूक्लियस, सेल्स का क्या असाइन हो जाता है? फंक्शन। तो मान लो एक ग्रुप ऑफ सेल है, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिला, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप भी क्या हो गई? उसके अकॉर्डिंग हो गई। दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को दूसरा फंक्शन असाइन हुआ, तो उसका शेप दूसरा तरह से हो गया। तो इस ग्रुप का सिमिलर शेप, इस ग्रुप का, तो दोनों ग्रुप का शेप एक दूसरे के जैसा है या अलग अलग है? क्योंकि दोनों का फंक्शन भी क्या है? तो दिस ग्रुप, अब आ गया ना डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है परफॉर्मिंग अ सेम, ये एक टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अनदर फंक्शन, ये अब बन गया। यहां पे मैंने बोला कि शेप अलग अलग हो रहा है, काम डिवाइड कर रहा है, पर मैंने बोला काम के अकॉर्डिंग ये शेप अलग ले रहा है और फिर ग्रुप कर रहा है, उसके बाद ये कर, और इसको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं। जब शेप के अकॉर्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप डिटरमाइन होता है और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन ग्रुप करते हैं, तो इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिफरेंशिएशन आर एंटायरली डिफरेंट। अगर कुछ बच्चों ने 9th-10th में अलग बुक से पढ़ा होगा, 30 से ज़्यादा टर्म जरूर, किसी ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सिर्फ काम को ब्रीफली डिवाइड कर, पर फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक शेप, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये सब नहीं होता उस। पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप, फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, वो ग्रुप करके क्या बनाएंगे? टिश्यू। मतलब जब मल्टी सेल्यूलर एनिमल की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है तो वो सेल्यूलर लेवल है, और मल्टी सेल्यूलर एनिमल की बॉडी में जब डिफरेंशिएशन है तो वो क्या है? और टिश्यू आगे, फिर यही डिफरेंस है ऑफ लेबर एंड, इज अ वेरी बेसिक थिंग। वो अब दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, अब दोबारा से हम पढ़ेंगे एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट में टिश्यू का क्या होता है, और फिर हम चार तरह का सैटरडे कल आपका दोबारा बता रही हूँ, मेक आउट है, अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, आप लोग आ सकते हो अगर अदर सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा है, टीचर्स होंगे आपके और आप पूछ। थैंक यू सो मच बच्चों, और प्लीज़ पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई स्टार्ट हो गई अब आपकी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चा।